और फिल्म की शुरुआत होती है 2028 में, जहाँ पर अर्थ पे एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं और इस एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए साइंटिस्ट की टीम ने एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया था। सो मूवी में बताया गया है कि ऐसे ही हाई लेवल पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से अर्थ की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट अर्थ के ऑर्बिट में क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पर करने वाले थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट को काफी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि काफी अटेम्प्ट के बावजूद वे लोग एक्सेलरेटर को एक्टिवेट ही नहीं कर पाए थे। अब हम मूवी के प्रोटैगनिस्ट हैमिल्टन को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ समय बिता रही थी और उसे भी इस एक्सपेरिमेंट के जरिए 3 साल के लिए क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन में जाना था। लेकिन हाल ही में उसने एक एक्सीडेंट में अपने बच्चों को खो दिया था, इसीलिए वो इतने सालों तक अपने हस्बैंड से दूर स्पेस स्टेशन में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसका पति माइकल उसे मना लेता है और हैमिल्टन भी स्पेस स्टेशन में मिशन के लिए चली जाती है। अब कुछ समय बीतते जाता है और करीब 2 साल हो गए थे। साइंटिस्ट अभी भी पार्टिकल एक्सेलरेटर को एक्टिवेट करने के लिए कामयाब नहीं हुए थे। साइंटिस्ट काफी निराश थे। इस स्पेस स्टेशन में कुल मिलाकर 7 लोग थे। मिशन कमांडर कील, इसके अलावा जर्मन फिजिसिस्ट श्मिट, मेडिकल डॉक्टर मॉन्क, इंजीनियर्स के टीम में मोंडे, वोल्वो और टैम नाम की लड़की थी। स्पेस स्टेशन का फ्यूल भी जल्दी खत्म होने वाला था और इनके पास अभी 3 ही मौके थे जिसमें उन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर को ऑन करके एक्टिवेट करके उसे स्टेबलाइज करना था और ये लोग अपने अगले अटेम्प्ट के लिए शुरुआत करते हैं। उसी समय वे लोग अर्थ पर एक न्यूज के ब्रॉडकास्ट देखते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पे जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है वो आज तक का इंसानों ने बनाया हुआ सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर है, जिसमें बाकी कोलाइडर से हजारों गुना ज्यादा एनर्जी दी जा रही है। और हर बार जब ये लोग अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तभी वो लोग स्पेस एंड टाइम यानी 4th डायमेंशन के फैब्रिकेशन को कमजोर कर रहे हैं, जिससे पैरेलल डायमेंशन क्लैश हो सकते हैं, यानी हमारी डायमेंशन और एक दूसरे डायमेंशन के बीच का एक डोरवे ओपन हो सकता है, जिसके कारण उस डायमेंशन के कोई भी खतरनाक जीव, जंतु, इंसान हमारे डायमेंशन में आ सकते हैं और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। लेकिन क्रू मेंबर इस न्यूज को इग्नोर करते हुए अपना काम शुरू करते हैं और पार्टिकल एक्सेलरेटर को शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा एक्सेलरेटर शुरू हो जाता है और वो पूरी तरीके से काम करने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ओवरलोड के कारण वो अचानक से डिस्टेबलाइज होकर पूरे क्लोवरफील्ड स्टेशन में भारी मात्रा में एक विस्फोट होता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए इनकी ग्रेविटी भी 0 हो जाती है, जो कि बहुत ही अजीब चीज थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इनकी सारी मशीन्स काम करने लगती है। लेकिन जल्दी क्रू मेंबर्स को समझ आता है वे लोग कहीं डीप स्पेस में खींचे चले गए हैं क्योंकि उन्हें सामने अर्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं और तो और उनका जायरोस्कोप यानी नेविगेशन डिवाइस भी अपनी जगह से मिसिंग हो गया था। अब उन्हें लगने लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के कारण उन्होंने अर्थ का अस्तित्व ही नष्ट कर दिया है। लेकिन उसी समय उन्हें अपने स्टेशन पे किसी औरत की चीख सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है वायर्स के बीच में एक औरत पूरी तरीके से जकड़ी हुई है और वो रोते हुए इनसे मदद मांग रही थी। लेकिन ये लोग अचानक आए हुए इस औरत से काफी डर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी स्पेस स्टेशन में क्या हो रहा है। लेकिन वो औरत हैमिल्टन को जानती थी और उसे उसके नाम से पुकारने लगती है। अब ये लोग उस औरत को बाहर निकालते हैं और उसके शरीर में फंसे हुए पाइप निकालने के लिए बेहोश कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हैमिल्टन के पति माइकल को देखते हैं जो अर्थ पर धमाके की आवाज से बाहर आता है और आसपास देखता है जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे। यहाँ स्टेशन में बाकी के साइंटिस्ट काफी परेशान थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी मॉन्डे नोटिस करता है कि उन्होंने स्टेशन पे लाए हुए कुछ वर्म्स गायब हुए हैं। तो दूसरी जगह पे हम वोल्कोव को देखते हैं जिसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। अचानक से उसकी आंख अपने आप दूसरे साइड पे जाती है और वो काफी अजीब तरीके से एक 3D प्रिंटर से गन और उसके बुलेट्स प्रिंट करता है और आगे वो श्मिट के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाता है, इसीलिए उसे डॉक्टर मॉन्क के पास लेके जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से सारे गायब हुए वर्म्स निकलते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। अब ये शिप में अजीब सी घटनाएं क्या हो रही है ये हमें जल्दी पता चलेगा। इसी दरम्यान उस लड़की को होश आता है। वो बताती है कि उसका नाम मीना जेनसन है और उसके अनुसार वो पिछले 2 साल से क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन में काम कर रही थी। लेकिन आगे वो कहती है कि मेरे स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन में हैमिल्टन हमारे साथ नहीं थी, वो अर्थ पर ही रुकी थी और उसके जगह पे मैं आई हुई थी और हैमिल्टन और वो काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो हैमिल्टन को पर्सनली जानती है। लेकिन हैमिल्टन उसे कहती है कि इस स्पेस स्टेशन में तुम्हें कोई भी नहीं जानता और मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। अब ये सुन के जेनसन भी काफी कंफ्यूज हो जाती है कि वो आखिरकार कहाँ आई है। इसी दरम्यान जेनसन हैमिल्टन को बताती है कि देखो कुछ भी हो लेकिन स्मिथ पे भरोसा ना करें क्योंकि वो जर्मन गवर्नमेंट से मिला
मिला हुआ है और उसी ने एक्सीलरेटर में खराबी की थी जिसके कारण वो एक्टिवेट नहीं हो पाया 2 साल से। अब ये सुनने के बाद कमांडर किल स्मिथ को मारते हुए एक चेंबर में लॉक करते हैं। हालांकि स्मिथ इस सारे बातों से इनकार कर देता है और हमें आगे पता चलेगा जेनसन ऐसा क्यों कह रही थी। यहाँ पे माइकल को हम हॉस्पिटल के यहाँ पे जाते हुए देखते हैं। तभी उसका दोस्त जो स्पेस स्टेशन के लिए ही काम करता था वो बताता है कि क्लोवरफील्ड स्टेशन अपने जगह से गायब हुआ है। लेकिन तभी माइकल की नजर एक बिल्डिंग के पास जाती है जो पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी और तभी उसे वहाँ पे एक काफी बड़ी परछाई दिखाई देती है। लेकिन उसी दरम्यान वो देखता है कि एक छोटी बच्ची रोते हुए मदद मांग रही थी और वो उस बच्ची को अपने कार लेके जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे स्पेस स्टेशन में हम मॉन्डी को देखते हैं जो कुछ काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका हाथ दीवार के आर पार चला जाता है। केल और हैमिल्टन आके उसकी मदद करके हाथ उसका निकालते हैं, लेकिन उसके हाथ का दूसरा हिस्सा अचानक से गायब हो गया था। और हैरानी की बात ये थी कि ना तो उस हाथ से खून आ रहा था ना ही मॉन्डी को दर्द हो रहा था। तभी हम देखते हैं स्मिथ का दरवाजा कोई तो खोल देता है और उसे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, इसीलिए वो सारे क्रू मेंबर्स को वहाँ बुलाता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्डी का जो कटा हुआ हाथ था वो वहीं पे रेंग रहा था जिसे मॉन्डी खुद कंट्रोल नहीं कर रहा था, यानी ये हाथ अभी एक अलग जीव बन गया था और वो खुद से ही कंट्रोल हो रहा था। लेकिन तभी स्मिथ जो कि एक फिजिसिस्ट था वो कहता है शायद ये सब कुछ पार्टिकल एक्सेलरेटर के ओवरलोड के कारण हो रहा है, जिसके कारण 2 पैरेलल डायमेंशन क्लैश हुए हैं, यानी हमारे जैसी ही और एक दुनिया है जो पूरी तरीके से हमारे दुनिया का क्लोन है और ये दोनों भी दुनिया एक साथ क्लैश होने के कारण अब ये सारी अजीब अजीब घटनाएं इस स्टेशन पे हो रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स का फंडा आता है। पैरेलल यूनिवर्स यानी हमारी जो ये दुनिया है अर्थ है वैसे ही और एक दूसरी यूनिवर्स है जो एग्जैक्ट हमारे दुनिया की कॉपी है, लेकिन ये दोनों भी दुनिया की टाइमलाइन अलग अलग होती है। अभी आप यहाँ पे अगर 25 साल के लड़के हो तो वहाँ उस दूसरे दुनिया में आप 8 साल के बच्चे हो सकते हो और शिप में जो भी अजीब अजीब चीजें हो रही है वो उसी पार्टिकल एक्सेलरेटर के कारण हुई है, क्योंकि ये एक अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर गए थे। अब ये लोग उस हाथ को एक बॉक्स में बंद करते हैं, तभी वो हाथ कुछ लिखने का ट्राई करता है। ये लोग उसे पेन थमा देते हैं और वो हाथ कहता है कि वॉल्वो के शरीर में देखो। अब ये लोग वॉल्वो के शरीर में देखते हैं तो उन्हें अपना गायरो डिवाइस मिल जाता है और उसको ऑन करके अपना पूरा नेविगेशन सिस्टम ये लोग वापस ऑन करते हैं और वे लोग वापस अपने अर्थ को ढूंढ पाते हैं और उसके ही सैटेलाइट को कनेक्ट कर उस पूरे अर्थ की न्यूज ब्रॉडकास्ट भी देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका जो क्लोवरफील्ड का एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है और पूरा का पूरा स्टेशन समुद्र में क्रैश होने के कारण सारे लोगों की मौत हो गई है। अब ये न्यूज सुनते ही ये लोग और भी परेशान होते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो स्मिथ उन्हें समझाता है कि यहाँ पे हम एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर गए हैं, यानी अपनी जो दुनिया थी उसी की एग्जैक्ट कॉपी ये दूसरी दुनिया है। अब आसान शब्दों के लिए दोस्तों मूवी में जो ओरिजिनल दुनिया दिखाई गई है उसे मैं यूनिवर्स ए कहूंगी और जहाँ पे ये लोग अभी ट्रैवल कर गए हैं उसे मैं यूनिवर्स बी बुलाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ए और बी दोनों भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था दोनों के टाइम्स अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स बी में भी अर्थ पे पावर क्राइसिस चल रहे थे और उन्होंने उसी तरह क्लोवरफील्ड नामक स्टेशन बनाया था जिसमें हैमिल्टन छोड़ के बाकी सारे क्रू मेंबर्स थे, यानी जेनसन नाम की जो लड़की थी वो इसी यूनिवर्स बी से इनके स्पेस स्टेशन में आई थी और उसी एक्सपेरिमेंट के कारण वो यहाँ पे ट्रैवल कर गई होगी। लेकिन यूनिवर्स बी में इनका सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ये सारे लोग समुद्र में मर जाते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट फेल होने का कारण स्मिथ रहता है, क्योंकि उसी के कारण वो ओवरलोड हो गया था और क्रैश कर गया। लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स यानी यूनिवर्स ए में जो स्मिथ रहता है वो किसी और से मिला हुआ नहीं रहता। आगे स्मिथ उन्हें बताता है कि हमें हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स यानी यूनिवर्स ए में वापस ट्रैवल करना होगा, जिसके लिए ये लोग वापस तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। इसी दरम्यान हैमिल्टन को पता लगता है कि यूनिवर्स बी में उसकी जो कॉपी है वो अर्थ पर ही उसके फैमिली के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी और उनके साथ वो आग लगने का हादसा भी नहीं हुआ था, इसलिए उसके बच्चे भी जिंदा थे। और जेनसन उसे उसकी एक वीडियो क्लिप भी दिखाती है, लेकिन उसे याद आता है कि ऐसी ही वीडियो क्लिप उसने अपने फैमिली के साथ भी निकाली हुई थी और उसी के बाद वो आग लगने का एक्सीडेंट हुआ था, यानी इस यूनिवर्स बी के टाइमलाइन में भी जल्द ही वो एक्सीडेंट हो सकता है। दरअसल यहाँ पे हैमिल्टन ने एक डैमेज पावर सेल घर में लगाया था जिसके कारण आग लगी थी और उसी में उसके दोनों बच्चे मर गए थे, इसीलिए उसे अब यूनिवर्स बी में इस होने वाले एक्सीडेंट को रोकना था, जिसके लिए वो सोचती है कि एक बार अगर एक्सीलरेटर एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जाने के बजाय
बजाय यूनिवर्स बी के अर्थ पे जाने का फैसला करती है ताकि वो एक्सीडेंट रोक सके। अब इसी दरमियान मोंटी की अजीब तरीके से मौत हो जाती है और स्टेशन पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते इनका एक कंटेनर काफी जोरों से स्पिन करने लगता है। अगर इस कंटेनर को डिटैच नहीं किया गया तो वो पूरा स्पेस स्टेशन ले डूबेगा, इसलिए उसे मैन्युअली डिटैच करने के लिए किल, मॉन्क और हैमिल्टन उस कंटेनर के पास चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि कंटेनर को अंदर से डिटैच करना होगा और जो भी इंसान इस कंटेनर के अंदर जाके उसे बंद करेगा वो भी उसके साथ साथ स्टेशन से अलग हो जाएगा। अब ये खतरे का काम था, लेकिन फिर भी किल खुद के बारे में ना सोचते हुए वो अंदर जाता है और कंटेनर को लॉक करके उसे डिटैच कर देता है और अपने साथियों को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। जैसे ही कंटेनर चला जाता है वो स्टेशन थोड़ी देर के बाद स्टेबल हो जाता है और जल्दी पार्टिकल एक्सेलरेटर को भी ये लोग एक्टिवेट करने वाले थे, जिससे वे लोग यूनिवर्स ए में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो यूनिवर्स ए में पहुंचने से पहले हैमिल्टन और जेनसन दोनों भी एक स्पेस शटल की मदद से यूनिवर्स बी के अर्थ पे रवाना होने वाले थे। लेकिन यहीं पर जेनसन सीधा हैमिल्टन को बेहोश कर देती है और वो वही गन लेके मॉम को मारने के लिए जाती है, क्योंकि अगर ये क्लोवरफील्ड का स्टेशन यूनिवर्स ए में वापस चला गया तो जेनसन की जो अर्थ है वहाँ के एनर्जी क्राइसिस कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उसका स्टेशन तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए वो बाकी क्रू मेंबर्स को मारकर एक्सेलरेटर को एक्टिवेट करके यूनिवर्स बी में ही उसका उपयोग करने वाली थी, जिससे उसके अर्थ के क्राइसिस मिट जाते। आगे वो स्मिथ को भी मारने के लिए जाती है, लेकिन तब तक हैमिल्टन को होश आता है और वो जेनसन को रोकती है और दोनों की भी काफी हाथापाई होती है। लेकिन अंत में हैमिल्टन जेनसन को स्टेशन के बाहर फेंक देती है। उसके बाद वो स्मिथ के शरीर के बुलेट्स निकालती है। अब ये दोनों ही बचे थे, इसीलिए वो दूसरे अर्थ पे जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। लेकिन जाने से पहले वो यूनिवर्स बी में रहने वाले हैमिल्टन को आगे होने वाले एक्सीडेंट के बारे में सारी चीजें बताती है और उसे फॉल्टी पावर सेल लेने से मना करती है। और उनकी अर्थ बचाने के लिए वो लोग आगे क्लोवरफील्ड स्टेशन को कैसे वापस बिल्डअप कर सकते हैं और पार्टिकल एक्सेलरेटर को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसके सारे नोट्स, पूरी प्रोसीजर एक वॉइस मैसेज के जरिए उसके लिए छोड़ती है। अब ये होने के बाद शेपर्ड एक्सेलरेटर को इग्नाइट करके एक्टिवेट करता है और थोड़े समय के बाद ये दोनों भी अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आते हैं जहाँ से ये लोग गए थे। अर्थ के नजदीक पहुंचने के बाद ये लोग आखिरी बार पार्टिकल एक्सेलरेटर को इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं और इस बार इग्नाइट होके वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी जनरेट होने लगती है जो आगे जाके अर्थ के एनर्जी क्राइसिस को मिटाने वाली थी। यानी इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए ये दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं और वो लोग वापस अर्थ पे आने के लिए निकलते हैं। और तभी हम देखते हैं हैमिल्टन और स्मिथ, इनका शटल जब बादलों के नजदीक आ रहा था तभी वहाँ पे जायंट मॉन्स्टर आ जाता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। ओके, सो मूवी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स का फंडा दिखाया गया है जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के कारण ये लोग एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन शिप में जो भी अजीब अजीब हरकतें हो रही थी उसका कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं बताया गया है। लेकिन जैसे डॉनी डार्को में दिखाया गया था कि जब हमारे मेन यूनिवर्स में कोई भी बाहर के यूनिवर्स की चीज आती है तब वो यूनिवर्स अनस्टेबल होने लगती है और वो पूरी कोशिश करती है कि जो चीज बाहर से आई हुई है उसे हटाने की या मिटाने की। तो यहाँ पे भी शायद वही बताने की कोशिश की गई है कि यूनिवर्स बी में अचानक से इनका स्पेस स्टेशन आया था और वो यूनिवर्स इस स्पेस स्टेशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और उसी के कारण इनके साथ ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। अब आगे की दो मूवी कैसे इससे रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीवर्स थ्योरी आती है। तो दोस्तों, एक मल्टीवर्स में कई सारे यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्स एक दूसरे की कॉपी ही हो। यानी दोस्तों, इस पिक्चर में दिखाए गए जो लाल गोले हैं, समझिए ये अर्थ है और ये तीनों भी लाल गोले एक दूसरे की कॉपी है। यानी तीनों भी अर्थ पैरेलल अर्थ है, यानी आपका ही एक वर्जन बाकी के दो अर्थ पे भी हो सकता है। और जो ये बाकी के काले गोले हैं वो अपने अपने जगह पे एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे एलियंस, एडवांस क्रीचर कुछ भी हो सकता है। और इसी एक एक्सपेरिमेंट के कारण से मल्टीवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स का एक एलियन क्रीचर पार्ट 1 में अर्थ पे आया था और उसने हमला किया था। और यही केस मूवी के सेकेंड पार्ट में भी हुआ था जहाँ पे कोई एक अनजान एलियंस ने अर्थ को इन्वेड कर दिया था। दोनों भी केस में वो एलियन और क्रीचर एक दूसरे यूनिवर्स से आए हुए थे और इन तीनों भी पार्ट में दिखाई गई अर्थ एक ना हो के 3 अलग अलग अर्थ थी जो अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही थी।
मतलब कई सारे यूनिवर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आई थी, जिसके कारण एक यूनिवर्स का जीव दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर गया था। और जैसे मैंने कहा था कि हर एक अपने अपने यूनिवर्स का टाइमलाइन अलग होती है, तो मेन टाइमलाइन में 2028 साल था जब एक्सपेरिमेंट चला, लेकिन उसका इम्पैक्ट एक दूसरे यूनिवर्स में दूसरे अर्थ पे गया। और अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें, जो पहला पार्ट था क्लोवरफील्ड का, फिल्म आई थी 2008 में, यानी इनके एक्सपेरिमेंट ने जब ब्लास्ट किया तब उस अर्थ पे 2008 थे, और अचानक से इनके एक्सपेरिमेंट के कारण एक मॉन्स्टर न्यूयॉर्क शहर में हमला करता है। तो वही दूसरे मूवी में इसी समय पे 2016 चल रहा था, जहाँ पे कई सारे अलग अलग एलियंस मल्टीवर्स से उस अर्थ पे चले जाते हैं। और हमने जो क्लोवरफील्ड की ये थर्ड मूवी देखी, वहीं पे मेन एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जहाँ पे 2028 साल चल रहा था। आई होप मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं तो मुझे कमेंट्स में डाउट पूछिए, मैं जवाब देने का ट्राई करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।